फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? ये जब लैंग्वेज को नेचुरल रूप से और बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से सीखा जाता है, तो इस प्रोसेस को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है ना? इसके बाद में लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड 5 थ्योरीज हैं। पहला है बिहेवियरल थ्योरी, इसको बी.एफ. स्किनर ने दिया है। इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसके बाद में सेकंड थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी, इसको नोम चॉम्स्की ने दिया। इसमें जो है एक डिवाइस का यूज किया जाता है, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का यूज, जो कि बच्चा जो है विद बॉर्न जन्म के साथ ही पैदा होता है एलईडी के साथ। इसके बाद है आपका इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी क्या होता है? इंटरेक्शन के थ्रू इसमें लैंग्वेज के लर्निंग पर फोकस किया जाता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका फोर्थ थ्योरी है, वो है कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें जो है ये मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हुए एक कॉग्निशन के माध्यम से जो है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है और इससे लैंग्वेज को लर्न करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। तो सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी में क्या होता है? ये एक इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है और उसके थ्रू जो है लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट है लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें लैंग्वेज को नेचुरल रूप से और बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से सीखा जाता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका मीटर। मीटर क्या होता है? तो मीटर ये वर्ड्स का बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है और मीटर जनरली ये 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक तो नंबर ऑफ सिलेबल्स होता है और दूसरा जो है उन सिलेबल्स पर एक पैटर्न ऑफ एम्फेसिस होता है ना? और देखिए पोएट्रीज की लाइन को फीट में ब्रेक किया जा सकता है या फुट में ब्रेक किया जा सकता है, और जो फुट होता है वो स्ट्रेच्ड और अनस्ट्रेच्ड सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? फिर परसोडी है। परसोडी जो होता है ये मीटर के स्टडी और एक्चुअल यूज का स्टडी। अगर मतलब ये पूछा जाए व्हाट इज परसोडी, तो परसोडी इज द स्टडी एंड एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन। क्लियर है? तो तीसरा चौथा पॉइंट क्लियर है। मीटर क्या होता है? बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में देखिए सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होता है? तो सिलेबल्स जो होता है ये सिंगल मूवमेंट ऑफ टंग होता है और हैव डोमिनेंट वॉवेल साउंड होता है। मतलब सिलेबल्स को आप ऐसे कह सकते हैं कि सिलेबल्स एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है जिसमें एटलीस्ट एक वॉवेल साउंड तो होना कंपलसरी ही है ना? क्लियर है? परसडी क्या होता है? तो परसडी जो होता है फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन और स्टडी एंड एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स होता है। ये सारा आई होप क्लियर हो गया होगा ना? अब सिलेबल्स हो गया। सिलेबल्स 2 तरह का होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल्स या एसेंटेड सिलेबल, और दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल या जो अनएसेंटेड सिलेबल। इसके बाद में बात किया जाए फुट की, तो चूंकि दो जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलते हैं तब एक फुट बनता है। तो फुट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आयम्बिक फुट। आयम्बिक फुट वो होता है जो कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। ट्रॉकी ट्रॉकिएक फुट वो होता है जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। पायरिक फुट वो होता है जो कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। और स्पॉन्डी जो होता है 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है स्पॉन्डी एक फुट, है ना? एनापेस्टिक फुट 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। और डैक्टिलिक फुट जो होता है एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बनता है। एम्फीब्रास जो होता है ये होता है अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड फुट से बना होता है। देखिए हर मीटर जो है एक टाइप के मीट्रिकल फुट का यूज करता है। जैसे आयम से बनता है आयम्बिक मीटर, है ना? अब आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक डाईमीटर, इस तरह से पूरा चलता है इसका। ट्रॉकी से बनता है ट्रॉकिएक, ठीक है? इसी तरह जो है आपका स्पॉन्डी से बन जाएगा स्पॉन्डिएक, एनापेस्ट से बन जाएगा एनापेस्टिक, डैक्टिल से बन जाएगा डैक्टिलिक। समझ रहे हैं ना? सिलेबल से फुट बनता है और फुट से फाइनली मीटर बनता है। आयम्बिक पेंटामीटर वो होता है जिसमें 5 आयम्स हों और 10 सिलेबल्स हों, ठीक है? इसके साथ में रिदम के 10 टाइप्स होते हैं। आयम्ब आयम्ब रिदम वो होता है जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड
का रिपीटेशन होता है ना। इसके बाद में ट्रॉकी वो होता है जहाँ पर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हो। पायरिक वो होता है जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड हो। स्पॉन्डी वो होता है जहाँ पर स्ट्रेस्ड हो। एनापेस्ट वो होता है जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड हो। डैक्टिल वो होता है जहाँ पर पहला स्ट्रेस्ड हो और उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड हो। अम्फिप्राज अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। रिदम जो है ये ग्रीक वर्ड रिदमोस से आया है। रिदम किस वर्ड से बना है? तो रिदम जो है ग्रीक वर्ड रिदमोस से बना है और रिदमोस का मतलब होता है मेजर्ड मोशन या जो है टू फ्लो, मतलब एक फ्लो में बहना। तो हम रिदम को ये बोल सकते हैं, रिदम इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स थ्रू। रिदम जो होता है एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड बीट का पैटर्न होता है। यद्यपि ये रिदम जो है कॉमन रूप से पोएट्री में पाया जाता है, लेकिन रिदम जो है कुछ ड्रामा में या कुछ प्रोज वर्क में भी पाया जा सकता है। क्लियर है? आप रिदम को शॉर्ट में एक लाइन में कह सकते हैं कि रिदम क्रिएट्स अ फ्लो दैट मेक्स इट इजियर टू फॉलो अ पोएम। मतलब रिदम जो है एक फ्लो को क्रिएट करता है जिससे पोएम को फॉलो करना इजी हो जाता है। स्कैंसन क्या होता है? तो स्कैंसन जो होता है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वर्क, है ना। वर्ड्स को मेजर करने का प्रोसेस होता है। मतलब जब आप पोएट्री की लाइन को पढ़ रहे हैं तो पोएट्री की लाइन को पढ़ते हुए आप ये भी ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कहाँ पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, तो इस प्रोसेस को स्कैंसन कहा जाता है। स्टेंजा क्या होता है? तो स्टेंजा जो होता है ये ग्रुप ऑफ लाइन्स होता है जिनका मेट्रिकल पैटर्न जो है पूरे पोएम में रिपीटेड होता है, रिपीटेड फॉर्म में आता है। इसके बाद में रिदम क्या होता है? तो रिदम जो है लैंग्वेज का नेचुरल राइज और फॉल होता है ना। रिदम क्या होता है? तो रिदम लैंग्वेज का नेचुरल राइज और फॉल होता है। लर्निंग या लर्निंग लैंग्वेज क्या होता है? तो ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एबिलिटी होती है ना। उस एबिलिटी को एक्वायर करने की प्रोसेस होती है। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? तो लैंग्वेज लर्निंग उस एबिलिटी को एक्वायर करने की प्रोसेस होती है जिसमें स्पीकर जो है या लर्नर जो है नई लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीखता है। ठीक है। और ये जो लर्निंग है, लर्निंग को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लैंग्वेज लर्निंग जो है कई एस्पेक्ट में होता है, जैसे लैंग्वेज लर्निंग फॉर स्पेशलिस्ट, लैंग्वेज लर्निंग फॉर नॉन स्पेशलिस्ट, लैंग्वेज लर्निंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग फॉर सोशल पर्पज। इसके बाद में टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, है ना, जहाँ पर स्टिमुलाई का हेल्प करते हुए हम सीखते हैं। परसेप्चुअल लर्निंग, जहाँ पर एक परसेप्शन से सीखते हैं। और विजुअल लर्निंग, विजुअलाइज चीज़ों को करते हुए सीखते हैं। मोटर लर्निंग, यहाँ पर बॉडी पार्ट का यूज करते हुए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लर्निंग, इसमें जो है मतलब जिस तरह से लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं तो उसी के साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग एक्टिविटी होती रहती है। इसके बाद में पेयर एसोसिएट, इसमें लोगों के साथ जो है बात करके जो है लर्निंग किया जाता है। टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स क्या होते हैं? तो टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स जो हैं ये लर्निंग पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स में क्या क्या आता है? एज, मोटिवेशन, इंगेजमेंट, प्रायर नॉलेज, है ना, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग इन्वायरमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशन एंड मेंटल हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल इंस्ट्रक्शन, ये सब जो है टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच जो है नंबर में कई हैं, जैसे सिमली, तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है ही इज एज फनी एज अ मंकी, मतलब इसमें कंपेयर किया जाता है एज या लाइक वर्ड का यूज करते हुए। ठीक है। तो सिमली मेटाफर में क्या होता है? लाइक या एज बिना इस वर्ड का यूज किए डायरेक्ट कंपैरिजन, थिंग ए को थिंग बी मान लिया जाता है। तो मेटाफर का एग्जांपल ही इज अ मंकी, मतलब वो एक बंदर है। पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर नॉन लिविंग को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। मेटोनिमी, मेटोनिमी में क्या होता है? एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि उससे बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है। जैसे एग्जांपल लेट मी गिव यू अ हैंड, यहाँ पर हैंड मीन्स होता है हेल्प। हाइपरबली, हाइपरबली जो होता है इसमें चीज़ों को एग्जेजरेट कर दिया जाता है, जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि बैटल में खून की नदियाँ बह गई। ठीक है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर
बात को एग्जेजरेट फॉर्म में कहा जाता है। इसके बाद में अपास्ट्रॉफी, अपास्ट्रॉफी में एक तरह से एड्रेस किया जाता है किसी डेड नॉन लिविंग, है ना, या जो है किसी थिंग्स या पर्सन को एड्रेस करते हो। जैसे अपास्ट्रॉफी का एग्जांपल है, ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, है ना। सिनकडकी, सिनकडकी में वो होता है जहाँ पर एक स्मॉल पार्ट होल पार्ट को डेजिग्नेट करने के लिए किया जाता है, या होल पार्ट को एक स्मॉल पार्ट के रूप में डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया, है ना, इंग्लैंड जो इंडिया के खिलाफ जो है मैच हार गया। इसके बाद में ट्रांसफर्ड एपिथेट्स में यहाँ पर एक प्रकार का एपिथेट यानी एडजेक्टिव यूज किया जाता है जो कि उस वर्ड के क्लोजली एसोसिएट होता है। जैसे एग्जांपल, इट वाज अ हैप्पी डे, है ना, एक सुनहरा दिन था। तो यहाँ पर डे का काइंड बताया जा रहा है। इसके बाद में आयरनी, आयरनी तीन तरह की होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी में आता है ओवर स्टेटमेंट, बातों को जब ओवर रूप से कह दिया जाता है, जैसे मैं तुम्हें 100 वर्ष के बाद मैंने तुम्हें देखा। अब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। अंडर स्टेटमेंट में चीज़ों को अंडरमाइन कर दिया जाता है। जैसे जब कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर पाया रहता है तो उससे पूछो कितना है, वो कहता है ठीक है, मतलब वो बहुत नॉर्मली कह देता है ना। सार्काज्म में क्या होता है, मतलब जब कोई गलत करता है तो वहाँ पर पॉजिटिव थिंग्स को नेगेटिव फॉर्म में कहा जाता है। जैसे वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश, मतलब ये तब कहा जाता है जब कोई गलत काम कर दिया हो और आप करो बहुत अच्छा, गजब, तुमसे बोले काम करने के लिए तुम फूंक दिए, बर गए, मतलब ऐसे जो है कहते हैं, समझ रहे हैं ना। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म वो होता है जहाँ पर हार्श वर्ड को सॉफ्ट वर्ड, पोलाइट वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ना। जैसे ही हैज डाइड, तो ये थोड़ा awkward लग रहा है, तो इसके जगह ही हैज पास्ट अवे बोला गया, तो ही हैज पास्ट अवे, ये यूफेमिज्म हो गया। फन क्या होता है, जहाँ पर एक ही वर्ड के दो या दो से अधिक मीनिंग निकलते हैं। जैसे सी हैज मेनी फैंस, उसके कई फैन हैं, फैंस हैं। अब यहाँ फैंस का दो सेंस निकल रहा है, एक फैंस मतलब पंखा होता है और एक फैंस मीन्स प्रशंसक भी होगा। एसो एसोनेंस वो होगा, एसोनेंस जहाँ पर जो है वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, क्लियर है। जैसे द फैट कैट हैड अ स्नैक, तो यहाँ ए का साउंड का रिपीट हो रहा है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन वो होता है जहाँ पर टू अपोजिट क्वालिटी को बताया जाता है जो कि एक ही सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे दिस इज एन ओरिजिनल कॉपी, तो यहाँ ओरिजिनल कॉपी, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट टर्म है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में भी दो अपोजिट क्वालिटीज होती हैं लेकिन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होती हैं। जैसे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, तो स्पीच और साइलेंस एंटीथेसिस को दिखा रहे हैं। लिटोटस, लिटोटस में वो होता है जहाँ पर बात को नेगेटिव फॉर्म में कहा जाता है लेकिन उससे जो है एक मतलब मेन आइडिया, मेन बात को कहा जाता है, डायरेक्ट ना कहकर उसको नेगेटिव वे में कहा जाता है। जैसे ही इज नॉट क्लेवर, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ही इज फुलिश, वो मूर्ख है। चासमस, चासमस में वो होता है जहाँ पर बात को रिवर्स ऑर्डर में कह दिया जाता है ना। जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। दूसरा एग्जाम्पल है ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट, मतलब हमें जो है जीने के लिए खाना चाहिए ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। इसके बाद एक्सक्लामेशन में क्या होता है, जब एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में कहा जाता है बातों को, जैसे वाट अ ग्लोरियस सनसेट, कितना गजब का सुहावना जो है सूर्यास्त है। क्लाइमेक्स वो होता है जहाँ पर लोअर इंपॉर्टेंस से हायर इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। जैसे आई फॉल, आई फेंट, आई डाई, मतलब मैं गिर गया, मैं बेहोश हुआ और जो है मैं मर गया। तो पहले गिरा, उसके बाद बेहोश हुआ, उसके बाद मैं मरा। इसके बाद एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, लोअर इंपॉर्टेंस से हायर इंपॉर्टेंस की, ओ सॉरी, एंटी क्लाइमेक्स में अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स होता है जिसमें जो है हायर इंपॉर्टेंस से लोअर इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। जैसे आई डाई, मैं मरा, मैं आई फेंट, मैं बेहोश हुआ, आई फॉल, मैं गिरा। तो भाई ऑब्वियसली है कि इसमें बात को उल्टा कहा जा रहा है, पहले मैं गिरा होगा, है ना, गिरूंगा फिर बेहोश होऊंगा तब मरूंगा ना। टॉटोलॉजी क्या होता है, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ों को कह दिया जाता है ना। एक जो है समझ लीजिए यूजलेस फ्रेज का यूज हो जाता है ट्वाइस फॉर्म में। जैसे टॉटोलॉजी के एग्जांपल है, जैसे आई एम माई फादर्स सन, मैं अपने पिता का बेटा हूँ। तो फादर्स सन कहने की आवश्यकता नहीं भाई, हर कोई अपने पिता का बेटा होगा, दूसरे के पिता का कहाँ बेटा हो सकता है ना। इसके बाद में पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जो होता है वो एक जो है नेगेटिव कंट्रास्ट को शो करता है, एक तरह से वार्निंग देता है। जैसे इट्स द बिगनिंग ऑफ द एंड, यहाँ से जो है अब ये अंत की शुरुआत है। अनुमाटुपोइया, अनुमाटुपोइया जो है साउंड वर्ड को रिफर करता है। जैसे द बी बस्ट इन माई ईयर,
मेरे कान में मधुमक्खियों ने भिन भिनाया, है ना। इसके बाद में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है ये क्या है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, जैसे लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। इसके बाद में जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को प्रोफेसर कार्ल प्लॉड्ज ने डेवलप किया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जो इस मेथड में जो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है वो वर्ड होता है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जो है ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन कम मेथड भी कहते हैं, है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर इम्फेसिस होता है और स्पीकिंग और लिसनिंग को इग्नोर किया जाता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर रूल्स को सीखा जाता है, वो भी डिडक्टिव रूप से। इसके बाद में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को डेवलप किया मैक्समिलन बर्लिड्स ने, और इसको ये इस्टेब्लिश कहाँ पर हुआ था, तो डायरेक्ट मेथड फ्रांस और जर्मनी में इस्टेब्लिश हुआ था। डायरेक्ट मेथड को और क्या कहते हैं, तो डायरेक्ट मेथड को फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड और जो है नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर रूल्स को इंडक्टिव रूप से स्टडी करते हैं, और इसमें डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट मेथड में जो है ग्रामर रूल्स को इंडक्टिव रूप से स्टडी करते हैं, और डायरेक्ट मेथड में स्पीच और लिसनिंग को फोकस किया जाता है, और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है वो सेंटेंस होता है। इम्पोर्टेंस दिया जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर। बाइलिंगुअल मेथड को जी डॉटसन ने दिया। बाइलिंगुअल मेथड जो है इंग्लिश को टीच कराने का सबसे मोस्ट कॉमन वे होता है, और बाइलिंगुअल मेथड जो है ये ओल्ड मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का मिडवे होता है। बाइलिंगुअल मेथड में जो है लर्नर्स जो होता है वो फंक्शनल रूप से बाइलिंगुअल बन जाता है, मतलब लर्नर्स फंक्शनली दोनों लैंग्वेज को यूज करना अच्छे से जानता है, मदर टंग को और टारगेट लैंग्वेज दोनों को। आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो स्पोकन लैंग्वेज के साथ शुरू होता है। आइडियोलिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड या जो ओरल ओरल मेथड भी कहा जाता है। और आइडियोलिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया, तो चार्ल्स सी फ्रीज ने डेवलप किया, और इसमें लैंग्वेज को जो है एक उसके नेचुरल आर्डर LSRW में सीखा जाता है। ग्रामर स्ट्रक्चर्स को पहले सीखा जाता है, उसके बाद वोकेबलरी को सीखा जाता है आइडियोलिंगुअल मेथड में। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो लर्नर्स होता है वो इंग्लिश को लर्न करता है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करता है एक दूसरे या टीचर के साथ जो है इंटरेक्ट करके। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में 6 प्रकार की एक्टिविटीज। डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड को माइकल फिलिप बेस्ट ने डेवलप किया, और इस मेथड के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला है रीडिंग, जहाँ पर साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता है, और दूसरा है रीडर्स जो कि सेलेक्टिव और क्रेडिट वोकेबलरी के साथ होते हैं, और इसके बाद में लैंग्वेज को यूज करने के लिए वेल जज्ड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है आपका TPR यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। इसको डेवलप किया था जेम्स एसर ने, है ना। और TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में लर्नर्स जो हैं टीचर के द्वारा दिए गए कमांड के अनुसार एक्ट करता है, ठीक है। और TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में डिफरेंट टाइप के रियालिया पिक्चर्स यानी कि टीचिंग एड्स का एक वाइड रेंज में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये TPR जो है ये बेस्ड होता है लैंग्वेज और जो है फिजिकल मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, तो लिंग्विस्टिक्स जो है ये लैंग्वेज और उसके स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी होता है। डिफरेंट टाइप का लिंग्विस्टिक्स होता है, जिसमें पहला है फोनेटिक्स, दूसरा है फोनोलॉजी, तीसरा है मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स, नेक्स्ट है सीमेटिक्स, नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक्स, और इसके बाद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, और बाद में क्या है सोशियो लिंग्विस्टिक्स है। फोनेटिक्स जो है साउंड ह्यूमन स्पीच के फिजिकल साउंड से डील करता है, और फोनेटिक्स में इस चीज़ का स्टडी किया जाता है कि किस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं और परसीव होते हैं। फोनोलॉजी जो है ये स्टडी आप साउंड से डील करते हैं, और जो है लैंग्वेज के साउंड सिस्टम पर फोकस करते हैं, है ना। फोनोलॉजी में साउंड के पैटर्न्स और साउंड के स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया जाता है। मार्फोलॉजी जो है वर्ड के स्ट्रक्चर के साथ डील होता है,
और मॉर्फोलॉजी में ये चीज़ स्टडी किया जाता है किस तरह से वर्ड्स जो हैं फॉर्म होते हैं और जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बनता है मॉर्फोलॉजी के द्वारा। सिंटेक्स में ये बताया जाता है कि जो वर्ड्स होते हैं उसको ग्रामेटिकली रूप से मतलब सेंटेंस में वर्ड का जो अरेंजमेंट होता है वो ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट फॉर्म में सिखाया जाता है। इसके बाद में सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स वो होता है जिसमें वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस के मीनिंग का स्टडी किया जाता है। सिमेंटिक्स जो है वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस के मीनिंग का स्टडी किया जाता है और सिमेंटिक्स में ये चीज़ स्टडी किया जाता है कि किस तरह से जो मीनिंग होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं और इंटरप्रिटेड होते हैं। प्रैग्मेटिक्स जो है वो लैंग्वेज के इंट्रैक्शन, है ना, लैंग्वेज के इंट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और प्रैग्मेटिक्स कुल मिलाकर लैंग्वेज मतलब वो ये बताते हैं कि किस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो, है ना, इंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद में हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज के ये चीज़ स्टडी किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज समय के अनुसार चेंज होता है और जो है डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में एक रिलेशनशिप को भी बनाया जाता है। इसके बाद में सोशियो लिंग्विस्टिक्स में ये चीज़ स्टडी किया जाता है किस तरह से लैंग्वेज जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मतलब अलग होता है और जो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच एक जो है रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, है ना, कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होता है और किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद में लिंग्विस्टिक के फंक्शंस की बात किया जाए तो लिंग्विस्टिक का फंक्शंस है कि लैंग्वेज को सिस्टमैटिक रूप से स्टडी करना। फोरग्राउंडिंग जो होता है वो मदर ऑफ लिटरेचर होता है ना। और सेंटेंसेस और वर्ड्स को मैनिपुलेट्स करता है। फोरग्राउंडिंग में क्या होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पोर्शन को फोकस किया जाता है और रीडर्स के अटेंशन को कैप्चर किया जाता है। फोरग्राउंडिंग जो होता है उस फोरग्राउंडिंग में लैंग्वेज के हर लेवल में पाया जाता है। फोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी, मार्फोलॉजी, लेक्सिस, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स सब में पाया जाता है। फोरग्राउंडिंग दो टाइप का होता है, डेविएशन और पैरेललिज्म। डेविएशन वो होता है डेविएशन वो होता है जहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज से एक जो इंटेंशनल स्ट्रक्चर को जो है रिमूव किया जाता है। मतलब ऐसे समझो, डेविएशन का यूज वहाँ पर किया जाता है जब एक सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट की तरफ लर्नर्स का जो ध्यान ले जाना होता है, तब जो है डेविएशन का यूज किया जाता है। पैरेललिज्म, अब पैरेललिज्म क्या होता है, तो पैरेललिज्म एक प्रकार का ये रेटोरिकल डिवाइस होता है जहाँ पर सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर पैटर्न्स या सिमिलर रिदम्स का जो है किसी वर्ड के सीरीज में यूज किया जाता है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेविएशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो डेविएशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फोनोलॉजिकल डेविएशन, लेक्सिकल डेविएशन, सिंटैक्टिक डेविएशन, सिमेंटिक डेविएशन और ग्राफोलॉजिकल डेविएशन। और पैरेललिज्म के कौन से टाइप्स हैं, तो पैरेललिज्म के टाइप्स हैं ग्रामेटिकल पैरेललिज्म, है ना, और जो है फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म। फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म को दो प्रकार का होता है, राइम और एलिट्रेशन। इसके बाद में लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है वो लिटरेरी वर्क को एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेट करना और इवेल्युएट करना होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, तो लिटरेरी वर्क को एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और इवेल्युएट करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कौन से टाइप होते हैं, तो फॉर्मेलिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके बाद में रीडर्स रिस्पॉन्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है, तो स्टाइलिस्टिक्स उस चीज़ का स्टडी होता है जिसमें ये चीज़ बताया जाता है किस तरह से ऑथर्स जो हैं लैंग्वेज का अपनी राइटिंग में यूज करते हैं और जिससे वो मीनिंग को कन्वे कर सकें और एक सर्टेन इफेक्ट को क्रिएट कर सकें और रीडर्स के अंदर एक जो है स्पेसिफिक इमोशंस को इवोक कर सकें।
स्टाइलिस्टिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो स्टाइलिस्टिक के एलिमेंट्स होते हैं डिक्शन, है ना, जो कि चॉइसेस ऑफ वर्ड से डील करता है, इमेजरी, मेटाफर, सिमिली, सिंटैक्स, टोन और रिपीटेशन। इसके बाद में इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि सम चैलेंजेज ऑफ इंग्लिश, इंडिया में इंग्लिश को लेकर कुछ चैलेंजेज हैं। कौन कौन से हैं? लैंग्वेज डिवाइड, दूसरा रीजनल लैंग्वेज, तीसरा एक्सेसिबिलिटी और चौथा एम्प्लॉयमेंट बायस और इसके बाद में कॉलोनियल लेगेसी। कंट्रास्टिव एनालिसिस क्या होता है? तो कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है ये लिंग्विस्टिक का वो अप्रोच होता है जिसमें दो लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है ताकि दोनों लैंग्वेज के बीच में जो भी सिमिलरिटीज हैं, जो भी डिफरेंसेज हैं, उन सबको पहचाना जा सके। कंट्रास्टिव एनालिसिस डिफरेंट टाइप का होता है, फोनोलॉजिकल कंट्रास्टिव एनालिसिस, मार्फोलॉजिकल एनालिसिस और सिंटैक्टिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस और प्रैग्मेटिक एनालिसिस। एरर एनालिसिस जो है एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर, है ना, एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और ताकि जो है उसके कॉज को समझा जा सके और जो है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट फीडबैक को भी प्रोवाइड किया जा सके। टीचिंग एड्स डिफरेंट टाइप्स का होता है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। रियलिया मीन्स होता है रियल टाइम्स, यूजिंग रियल टाइम्स। रियलिया जो है माइंड को स्टिमुलेट करता है और वोकैबुलरी को ज़्यादा मेमोरेबल बनाता है। रियलिया का यूज करते हुए इंग्लिश लेसन्स को याद करना ज़्यादा, मतलब इंग्लिश लेसन्स को मेमोरेबल बनाना आसान होता है। और रियलिया के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट और वर्ड के फ्रेज के बीच में एक लिंक क्रिएट किया जाता है ना, और इससे जो है उसका स्टडी किया जाता है। इसके बाद में स्टाइल एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसका यूज करते हुए ऑथर्स जो हैं वर्क को लिखते हैं। इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स, लेक्सिस, ग्राफोलॉजी, इसको लास्ट में बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है? लैंग्वेज लेबोरेटरी ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन होता है। टीचिंग फील्ड में लैंग्वेज लेबोरेटरी एक पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन होता है, ठीक है। और इक्लेक्टिव मेथड, देखिए इक्लेक्टिव मेथड ये टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश होता है और इसमें डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज को कंबाइन करता है। मतलब इक्लेक्टिव मेथड ये मेथड ऑफ टीचिंग है लेकिन ये डिफरेंट टाइप के अप्रोच और मेथड को कंबाइन करता है जिससे लैंग्वेज को टीच कराया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि लर्नर्स के एबिलिटी और लर्नर्स के एबिलिटीज के ऊपर और इसके साथ में जो है एम ऑफ लेसन क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है। इसके बाद में ये इक्लेक्टिव अप्रोच जो होता है ये चारों स्किल्स, या चारों स्किल्स का मतलब समझ रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों पर इक्वल इम्पोर्टेंस देता है और इसमें मल्टीपल टास्क इंक्लूड होते हैं। टीचर के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी होती है कि वो जो है एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं स्टूडेंट के एम और नीड के अनुसार, ठीक है। इसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को बोरो किया जाता है और जो है लर्नर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार सबको जो है अडेप्ट भी किया जाता है। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट जो है एक तरह से मतलब आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड में, और टेस्ट एक ऐसा मीन होता है जहाँ पर नॉलेज, स्किल्स या जो है एबिलिटी को एग्जामिन किया जाता है। लर्नर के नॉलेज, स्किल्स या एबिलिटी को एग्जामिन किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये होता क्या है? ये एक प्रकार से डिफरेंट फिनोमिना के बीच एक रिलेशनशिप की स्टडी होता है। और स्टैटिस्टिक्स जो है कंपैरिजन के लिए एक तरह से टेक्निक को प्रोवाइड करता है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल क्या है। तो स्टाइल एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर राइटर्स जो हैं जिसको राइटर्स लिखने के लिए अपने वर्क में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के राइटिंग स्टाइल का। इसके बाद में ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि या जिसे इंडिविजुअल ऑथर जो है अपने राइटिंग्स में यूज करते हैं, है ना। लिटरेचर में राइटिंग स्टाइल जो है एक तरह से मैनर ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना। मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट होता है जहाँ पर थॉट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिविजुअल के लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स या स्कूल या नेशन में। स्टैटिस्टिक्स जो है मैथ के सेंस में देखा जाए तो ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो कि न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है, प्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइज करता है।
और ये जो है साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक और सोशल साइंस के फील्ड में इसेंशियल होता है। लेक्सिस जो है, लेक्सिस एक ऐसा लिंग्विस्टिक टर्म होता है जो कि लैंग्वेज की वोकेबलरी को रिफर करता है। लेक्सिस में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, फ्रेजेज और जो है एक्सप्रेशंस को इंक्लूड किया जाता है ना। इसके बाद में डेविएशन जो है, डेविएशन एक ऐसा जो है डेविएशन क्या होता है, तो देखिए डेविएशन एक ऐसा मीन होता है जहाँ पर कोई चीज़ किया जाता है जो कि बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में डिफरेंट हो, मतलब जो कि लोग नॉर्मली करते हैं उन सारे लोग से डिफरेंट हो। क्लियर है। और एक तरह से देखिए डेविएशन यहाँ पर आगे बताया गया है कि डेविएशन इस चीज़ को मेजर करता है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं एक मिनट भाई, कि किसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट पर ध्यान दिलाने के लिए जो है डेविएशन का यूज करते हुए ऑथर जो है रीडर का ध्यान उसकी तरफ ले जाते हैं, एक पार्टिकुलर सर्टेन टेक्स्ट की तरफ। इसके बाद पैरेललिज्म क्या होता है, तो पैरेललिज्म जो है रिपीटिंग वर्ड्स या फ्रेज या सेंटेंसेस स्ट्रक्चर का यूज होता है। और पैरेललिज्म जो एक रेटरिकल डिवाइस होता है जहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस या मल्टीपल सेंटेंसेस को ग्रामेटिकल सिमिलर फॉर्म में, जो कि स्ट्रक्चर में, साउंड में या मीनिंग में सेम होते हैं, इसमें लिखा जाता है ना। ये जो है बैलेंस और राइम प्रोवाइड करता है। और देखा जाए नेक्स्ट है ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी जो है ये हैंड राइटिंग का एनालिसिस करना होता है या हैंड राइटिंग की स्टडी होती है ग्राफोलॉजी। याद रखना, ग्राफोलॉजी डील्स विद द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग। स्पेशली ये किसके फील्ड में होता है, तो स्पेशली इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फोरग्राउंडिंग, तो फोरग्राउंडिंग एक लिटरेरी और स्टाइलिस्टिक डिवाइस होता है जिसको एक सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट की तरफ ध्यान दिलाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वर्ड की तरफ, फ्रेजेस, क्लॉज या सेंटेंसेस की तरफ। लिटरेचर में फोर ग्राउंडिंग का मतलब होता है, या फोर ग्राउंडिंग करता क्या है, तो फोर ग्राउंडिंग एक सर्टेन थिंग्स की तरफ इम्फेसाइज करता है, सर्टेन थिंग्स को इम्फेसाइज करता है। और फोर ग्राउंडिंग को मदर ऑफ लिटरेचर माना जाता है। और फोर ग्राउंडिंग्स का यूज करते हुए जो राइटर होते हैं वो अपने वर्क को आउटस्टैंडिंग और डिफरेंट बना सकते हैं। फोर ग्राउंडिंग सेंटेंस को मैनिपुलेट करता है, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि जो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट ऑर्डर है उस चीज़ की तरफ रीडर का ध्यान जा सके। ठीक है। और फोर ग्राउंडिंग जो है लैंग्वेज के हर लेवल में पाया जा सकता है, फोनोलॉजी, ग्राफोलॉजी, मार्फोलॉजी, लेक्सिस, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, फोर ग्राउंडिंग दो टाइप का होता है, डेविएशन और पैरेललिज्म। याद रखिएगा इसको, डेविएशन और पैरेललिज्म।